नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 145 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है। आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित कोई भी प्रश्न ज्योतिष रिलेटेड यदि आपके मन में है, तो आप उन प्रश्नों के जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है और विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही दो प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक को अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये ऋतिक कुमार राय जी हैं। इन्होंने लिखा है कि अगर कोई जातक का विवाह का एज उसकी 7.5 या फिर केतु की दशा या फिर राहु की दशा में आए, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर हम उसको कुंडली मिला के विवाह करने की सलाह दे सकते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या कोई खास उपाय या पूजा पाठ या उपाय भी जातक को करवाना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो किसी भी तरह की प्लैनेटरी पोजीशन हो, किसी भी तरह की दशा हो, यदि उस व्यक्ति का विवाह कुंडली का मिलान करके होगा तो उसके दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए यदि आपको जरा सी भी दिक्कतें उसके सप्तम भाव को लेकर के दिखती हैं, तो आपको सबसे पहली सलाह देना चाहिए कि जब भी आपका विवाह हो, बकायदा कुंडली का मिलान करके होना चाहिए। ये पहली चीज है। उसमें आपको कोई दशा नहीं देखना है, कोई 7.5 नहीं देखना है। आपने सप्तम भाव को देखा, यदि आपको लगता है कि इसका सप्तम भाव जरा सा भी डिस्टर्ब्ड है, जो कि नॉर्मली देखने में मिल जाता है, तो आपको उसको सलाह दे देनी है कि कुंडली का मिलान करके ही आप विवाह करें। यदि वो जातक मांगलिक है तो भी आपको सलाह दे देनी है कि आप बकायदा कुंडली का मिलान करके ही विवाह करिए। इसके बिना कुंडली का मिलान करके यदि विवाह करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। अब रही बात 7.5 की, तो यदि 7.5 का फर्स्ट हाफ उसको चल रहा है, तो अब तो आने वाले 5-7 साल गए। और यदि उसकी उम्र 25 साल है तो वो 32-33 साल तक का तो वेट करेगा नहीं, तो उसको 7.5 में ही विवाह करना होगा। अब मान लीजिए कि राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, ठीक है। अब राहु की दशा एंड होने वाली है, वो 1-1.5 साल रुक सकता है, 24-25 साल का वो व्यक्ति है, तो वो राहु की दशा को बीत जाने दे। लेकिन मान लीजिए कि राहु की दशा में राहु का अंतर है, राहु में गुरु चल रहे हैं और बहुत लंबी राहु की महादशा बची है, जिसमें वो 40s को अपने पार कर जाए, तो कहीं ना कहीं फिर राहु की महादशा या केतु की महादशा, उसका विवाह तो हमको उसमें ही कराना होगा ना। क्योंकि देश काल और परिस्थिति, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर भी तो आप जन्म कुंडली को देखोगे। राहु या केतु की दशा में यदि विवाह होता है तो कुछ हद तक उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन कुंडली मिलान से उसको टाला जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। तो दूसरा यही है कि आप कुंडली मिलान पहला हो गया। दूसरा, अगर अच्छा समय मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि लंबे समय तक राहु केतु की दशा या 7.5 का एक लंबा पीरियड आपको दिख रहा है और सामने वाले के पास रिश्ते आ रहे हैं, तो आप कुंडली का मिलान करके प्रॉपरली उसको विवाह की हामी भर सकते हैं कि हाँ भाई आप विवाह कर लो। तीसरा है, क्या कोई खास उपाय या पूजा पाठ जातक को करवाना चाहिए? देखिए, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे राहु की चल रही है तो राहु के लिए उपाय करा सकते हैं, केतु की चल रही है तो केतु के लिए करा सकते हैं, शनि की 7.5 चल रही है तो उसके लिए उपाय करा सकते हैं, ठीक है। बाकी कुंडली मिलान पर निर्भर करता है वो कि किस तरह की पूजा पाठ या उपाय होना चाहिए। कुछ तरह की पूजा इत्यादि निकलती है, वो कुंडली मिलान का विषय हो जाता है, तो उसके हिसाब से। बाकी नॉर्मली जिस ग्रह की दशा चल रही है उस कुंडली में जिन उपायों की आवश्यकता है वो उपाय आप उसको दीजिए और उसको कराइए। अगला प्रश्न जो है ये है सुप्रिया जी। इन्होंने लिखा है कि मंगल के केस में मित्र राशि ही नीच राशि है एंड शत्रु राशि ही उच्च राशि है, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके पीछे रीजन है। वैसे तो ना कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, जो जैसे कि ग्रह की उच्च राशि या नीच राशि। अब आप इसमें पूछें कि मंगल की राशि मेष ही क्यों है,
वृषभ क्यों नहीं है, या 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते हैं। तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, लेकिन हर चीज का एक ना एक रीजन होता है। तो देखिए मंगल क्या है, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल पुरुषार्थ का कारक है। मंगल एक वॉरियर प्लैनेट है, योद्धा है, जिसको सेनापति कहा जाता है। अब ग्रहों का मंत्रालय बनाया हुआ है, जिसमें सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, तो मंगल जो है वो उसमें सेनापति आ जाते हैं। ऐसे सूर्य को पिता का कारक, चंद्रमा को माता का कारक और मंगल को छोटे भाई बहनों का कारक बोला गया है। तो छोटे भाई बहन या छोटे भाई से यदि आप देखें तो पराक्रम, पुरुषार्थ, तीसरे भाव में मंगल को कारकत्व मिलता है, तृतीय भाव पराक्रम का होता है। अब मंगल एक योद्धा ग्रह है, एक वॉरियर प्लैनेट है, वो मकर राशि में जाकर के उच्च का होता है। क्या रीजन है, क्योंकि सेनापति का क्या काम है, अपने प्रजा को, अपनी सेना को दिशा निर्देश देना, और सेना में दास नौकर भी होंगे। जब नॉर्मली क्या होता है, जो नौकर होते हैं, जो दास होते हैं, वो काम चोरी करते हैं, काम प्रॉपरली नहीं करते, लेकिन मंगल जैसा एक पराक्रमी ग्रह, एक डिसिप्लिन्ड प्लैनेट जब किसी दास के घर में जाएगा तो उससे तो वो प्रॉपरली काम कराएगा ना। इसीलिए मंगल अपने शत्रु शनि के घर में जाकर के उस पर अपनी चलाता है। इस वजह से मंगल शनि के घर में मकर राशि में जाकर के, चूंकि वो दास का घर है, शनि को ज्योतिष शास्त्र में दास की संज्ञा प्राप्त है ना, और मंगल को सेनापति की, तो सेनापति जब दास के घर में जाता है तो वहां जाकर के उसको उच्चता मिल जाती है। रीजन क्या है, वहां जाकर के वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके जाने से वो दास अपना काम प्रॉपरली कर लेगा। और मंगल एक योद्धा प्लैनेट है, शत्रु के घर में जब जाएगा तो शत्रु के घर में लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो वो विजयी होगा, क्योंकि मंगल ऑब्वियसली बात है शनि पर तो भारी ही होंगे ना। तो जब वहां लड़ाई होगी, एक फाइट होगी, तो योद्धा का तो काम ही लड़ाई करना है, तो वहां जाकर के उसको सुकून और संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। परंतु यदि आप देखें कि चंद्रमा के घर में जब वो जा रहे हैं, जो कि उनके मित्र की राशि है, छोटे भाई बहन हैं, उनकी माता के आगे तो चलनी नहीं है वैसे भी। इसके साथ ही साथ में मंगल पराक्रम का प्लैनेट है। अब चंद्रमा की राशि कर्क राशि, कर्क राशि इमोशंस की राशि है, भावुकता की राशि है, और रिलेशंस में देखें तो चंद्रमा को माता का स्थान प्राप्त है। तो अब माता के स्थान पर जाके, माँ के घर में जाकर के, इमोशंस के घर में जाकर के पराक्रम की क्या वैल्यू रहेगी, वहां पराक्रम, पुरुषार्थ, डिसिप्लिन की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, क्योंकि आप इमोशंस के घर में चले गए हो। इसीलिए मित्र राशि में होने के बावजूद मंगल का जो नेचर है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कर्क राशि में जाकर के, तो वो नीच राशि उसकी बोल दी गई। और मकर राशि में जाकर के उसका जो नेचर है वो संतुष्ट हो जाता है, मंगल ग्रह वहां संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए मकर राशि को उच्च राशि बोल दिया गया। तो ये मंगल के केस में ऐसा होता है। बाकी शुक्र के केस में भी होता है कि शुक्र मित्र के घर में नीच के हैं कन्या में, और गुरु शत्रु के घर में उच्च के हैं, तो उसका एक आध्यात्मिक रीजन हो जाता है। लेकिन मंगल के केस में यही रीजन है। आपने मंगल का पूछा था तो मैंने मंगल का एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये सुदीप जी का है। इन्होंने लिखा है, पूर्णिमा का व्रत कोई भी कर सकता है या कुछ खास ग्रह योग होने चाहिए। नहीं, देखिए पूर्णिमा का व्रत कोई भी कर सकता है, उसके लिए खास ग्रह योग की आवश्यकता नहीं है। देखिए पूजा पाठ, मंत्र जाप, नाम का जाप करना, इनफैक्ट दान भी करना, इसके लिए आपको जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं। यदि आपके मन में किसी भी भगवान के प्रति श्रद्धा आती है, पूजा पाठ करने का मन होता है, मंत्र जाप करने का मन होता है, उनका व्रत उपवास करने का मन होता है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कहाँ कौन सी परेशानी है। आप किसी भी देवता की आराधना बिना किसी संशय के कर सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली में कैसे भी ग्रह योग हो। ये वैसा ही प्रश्न हो गया ना कि कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो पूर्णिमा का व्रत नहीं करें, और कुंडली में सूर्य उच्च का है तो सूर्य को जल देंगे तो सूर्य ठंडे हो जाएंगे। तो ये सब भ्रमात्मक बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप पूर्णिमा का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पूर्णिमा का व्रत करने से मानसिक शांति जातकों को प्राप्त होती है, उसका मन स्थिर होता है, जो चंचल चित्त होता है वो कुछ हद तक स्थिर होने लगता है। इसके साथ ही साथ में यदि खास ग्रह योग की बात करें तो जन्म कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं तो चंद्रमा के पीड़ित्व को कम करने के लिए पूर्णिमा का उपाय बताया जाता है। धनागमन के लिए भी पूर्णिमा का उपाय किया जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु भी चंद्रमा का उपाय किया और कराया जाता है, पूर्णिमा का व्रत किया और कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये रितिका जी का है। इन्होंने लिखा है, मेरी नाम की राशि तुला है और जैसा आपने बताया कि चंद्रमा की राशि कुंडली में जन्म की राशि होती है, तो मेरी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में ही है, यानी तुला में। बिल्कुल, तो फायदा है या नुकसान है? देखिए फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं, मैंने उनकी जन्म कुंडली बनाई, तो जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में दिख रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम है नवीन। जब मैं उससे बोलूंगा कि आपकी मीन राशि है तो वो तुरंत बोलेगा नहीं मेरी तो वृश्चिक राशि है। क्यों? क्योंकि वो नाम की राशि पढ़ करके आया है, वो नाम की राशि के विषय में अपने जानता है, जन्म राशि के विषय में नहीं जानता। तो अब आपके केस में कंफ्यूजन ही नहीं है। किसी ने अगर रितिका नाम बोला तो वो भी बोलेगा तुला राशि, और यदि किसी ज्योतिषी ने देखा तो तुला राशि कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में बैठे
राशि तुला हो गई आपकी। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको कंफ्यूजन से आप बच गए हो, आपकी नाम की राशि और आपकी जन्म की राशि सेम है। लेकिन इसके कुछ नुकसान होते हैं। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स इसको रखवा देते थे, कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन इसके यहाँ कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान ऐसे होते हैं, देखिए क्या है, ज्योतिष शास्त्र का ही कथन है, ज्योतिष मार्तंड का, कि जब आप कार्य क्षेत्र के विषय में विचार करते हो, जैसे नौकरी में, व्यापार में, तो जो आपके नाम की राशि है ना, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू आपकी जन्म की राशि। लेकिन जब आप विवाह, घर परिवार, संतान, इस विषय में चर्चा करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के चर्चा करते हैं, तो वहां पर आपकी जन्म की राशि जो है वो ज्यादा मायने रखती है। अब होता क्या है, कभी ना कभी तो आपको शनि की 7.5 ढैया और पनौती लगेगी ही लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं लगेगी। तो उदाहरण के तौर पर यदि आपकी तुला राशि जन्म की राशि भी है और नाम की राशि भी है, तो जब शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती लगेगी, तो आपके नाम की राशि और जन्म की राशि को दोनों को साथ में लग जाएगी। तो जब साथ में लग जाएगी तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कष्ट होने लगेगा और आपके घर परिवार में भी आपको पर्सनल लेवल पर भी कष्ट होने लगेगा। तो दोनों ही जगह जब कष्ट का माहौल बनेगा, तो आप संभावना इस बात की बनती है कि आप उस कष्ट को ना झेल पाए। ये आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करेगा, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन पर निर्भर करेगा। लेकिन यदि आपकी नाम की राशि तुला है और जन्म की राशि कुछ और हो जाती है, कि एक राशि पे शनि की 7.5 और ढैया आती है, तो दूसरी राशि सेव है, जब दूसरी पे आती है तो पहली राशि सेव है, तो जो परेशानियां हैं वो बट जाएंगी, एक ही साथ सारी परेशानियां नहीं आएंगी। अगर कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है, तो फैमिली का सपोर्ट, आपकी मेंटल स्थिति आपको संभाल लेगी। और यदि आपके फैमिली में आपके मेंटल स्टेट पर प्रॉब्लम आती है, तो आपके कार्य क्षेत्र से आप फाइनेंशियली इतना मजबूत रहेंगे कि वो प्रॉब्लम से आप फाइट कर लेंगे, डील कर लेंगे। इसीलिए कोशिश की जाती है कि ना, कि जन्म की राशि से नाम की राशि फिफ्थ या नाइन्थ राशि हो। लेकिन यदि अब एक हो गई है, तो मैं नाम बदलने की सलाह तो कभी किसी को नहीं देता हूँ, तो अब नाम इत्यादि को बदलने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर जन्म कुंडली का अध्ययन कराया जाए और जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के दशाओं के हिसाब से उपाय किए जाए। बाकी यदि आप भगवान की शरण में है, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो एपिसोड नंबर 145 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।